बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 25 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स को स्टडी करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जनरल एनेस्थेटिक्स में हमारे पास इनहेल्ड भी होते हैं और इंट्रावेनस भी होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स स्टडी करेंगे और इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स भी स्टडी करेंगे। थोड़ा सा अगर हम एक ब्रीफ देखें कि हमारा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्या होता है एनेस्थीसिया के बारे में, तो सर्जरी में अक्सर ले मैन ये टर्म यूज़ हो रही होती है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया गया है, एनेस्थीसिया दिया, ठीक है। तो एनेस्थीसिया का मतलब वो सर्जरी के लिए। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात पूछते हैं वो रिश्तेदार ना फ़िक्र में कि लोकल एनेस्थीसिया दिया था कि जनरल एनेस्थीसिया दिया था, ठीक है। अच्छा, मुझे शुरू में लगता था बचपन में कि ये लोकल जो है ना, ये कोई सस्ते वाला एनेस्थीसिया होता है। कहते हैं ना लोकल मतलब अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ है, तो शायद इसलिए होता है। एनीवेज, लोकल एनेस्थीसिया होता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ बॉडी में एक्ट कर रहा होता है, और जनरल एनेस्थीसिया होता है जो कि पूरी बॉडी पे एक्ट कर रहा होता है। सही बात। तो ये अगले चैप्टर में हम लोग इंशाल्लाह लोकल एनेस्थेटिक्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने जनरल एनेस्थेटिक्स को पढ़ना है। होता क्या जनरल एनेस्थीसिया, तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन के हवाले से बात कीजिए, वो क्या इसके होती है अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, बंदे को होश नहीं होता। एनाल्जीसिया यानी कि पेन फील नहीं करता। एमनेसिया यानी कि मेमोरी खत्म हो जाती है, लॉस हो जाता है, या कह लो कि सर्जरी के दौरान की मेमोरी फॉर्म नहीं होती। पुरानी मेमोरी तो फिर जाहिर बात है जब वो एनेस्थीसिया से निकल आएगा तो उसको वापस आ जाएगी। और स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, ठीक है, ताकि सर्जरी के दौरान ये ना वो हाथ पाँव मारता रहे और उसके स्केलेटल मसल्स जो वो स्टिफ हो जाए, ऐसा की चीज़ हो रही हो। तो ये होता है जनरल एनेस्थेटिक्स के अंदर। ओवरऑल ये कौन से ड्रग्स होते हैं? ये बेसिकली सीएनएस डिप्रेसेंट्स होते हैं। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि सीएनएस फार्मा के अंदर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आते हैं, लेकिन सारी कैटेगरीज या तो ओवरऑल सीएनएस के फंक्शंस को डिप्रेस कर रही होती हैं या बढ़ा रही होती हैं। अब सिलेटिव हिप्नोटिक्स डिप्रेस कर रहे हैं, इसी तरह से एंटी सीरियस या एंटी एपिलेप्सी जो है वो भी डिप्रेस कर रहे हैं, इसी तरह एनेस्थेटिक्स भी डिप्रेस कर रहे होते हैं। जो आपके पास एंटी साइकोटिक्स हो गए, जो डिप्रेशन के इलाज वाले ड्रग्स हो गए, वो थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं ताकि डिप्रेशन ना हो पेशेंट को। सही होगी बात। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज या कह लो ड्रग किस जगह पर डिप्रेशन कॉज कर रहा है, इसकी बेस पे हमको कैटेगराइज कर रहे होते हैं। तो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था सेडेटिव और हिप्नोटिक्स, याद है, बेंजोडाइजेपिन्स, बारबिचुरेट्स। सही होगी बात। तो वो भी बेसिकली सीरियस को डिप्रेशन करते थे, लेकिन एनेस्थीसिया के लिए हमें कोई ऐसा ड्रग चाहिए जो फौरी तौर पर डिप्रेशन कॉज कर सके और फौरी तौर पर ठीक भी हो जाए। ये ना हो हमने पेशेंट की सर्जरी करनी है, वो अभी ड्रग लगाया जी, अब इंतजार कर रहे हैं जी, 2 दिन बाद पेशेंट का जाके बेहोश होगा, ठीक है। तो हमें बहुत रैपिडली एक्टिंग चाहिए होते हैं। तो इसी वजह से जब हम लोग बेंजोडाइजेपिन का चैप्टर पढ़े थे, तब हमने कहा था कि कुछ बेंजोडाइजेपिन्स, कुछ बारबिचुरेट्स एनेस्थीसिया में यूज़ होते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स में मिडाजोलैम, जिसका बहुत रैपिड ऑनसेट था, और इसी तरह से बारबिचुरेट्स में थायोपेंटल, रैपिड ऑनसेट था और रैपिडली इसका एक्शन खत्म भी हो जाता था। तो ये एनेस्थीसिया के नाम से अब थोड़ा बहुत वाकिफ पहले से हैं, थोड़ी बहुत बातें हमें पहले पता है। तो अब हम मजीद थोड़ी और बातें भी देख लेते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स, बारबिचुरेट में थायोपेंटल, मिडाजोलैम इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया, ये बात हमें पहले से ही पता थी। ओके बात। अब आते हैं जी स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया की तरफ। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया एक जो अच्छा जो बहुत मॉडर्न वाले ना जो रैपिडली एक्टिंग है, वो तो इतनी स्टेजेस से गुजरते ही नहीं ना, फट बंदा एनेस्थीसिया के स्टेट में चला जाता है। लेकिन जो ओल्डर ड्रग्स थे, जो स्लोली एक्टिंग ड्रग्स थे, वो डिपेंड कर रहे थे अभी कितनी डोज दी है, कितने टाइम से ड्रग दिया है। आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है वो डेथ में लेता था, यानी मजीद एनेस्थीसिया की समझ जाता था। तो अब उसमें 4 स्टेजेस उन्होंने कह दिया। सबसे पहले पेन फील करना पेशेंट बंद हो जाता है, उसको कहते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जीसिया। उसमें वो कह रहे हैं कि डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ पेन हो गई और थोड़ा बहुत एमनीजिया, थोड़ा बहुत भूलना शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेज आती है डिसइनहिबिशन। डिसइनहिबिशन का मतलब होता है, मैं पहले भी रेफर जिक्र कर चुका हूँ, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। आपको पता है एनेस्थीसिया है तो ओवरऑल न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर रहा होगा। अब आपके ब्रेन में एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स भी हैं और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी हैं। ज़ाहिर एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स को इनहिबिट करेंगे तो ब्रेन के फंक्शन ऐसे ऐसे कम होते जाएंगे। लेकिन अगर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर दिया तो ओवरऑल थोड़ा सा एक्शन बढ़ जाएगा, एक्साइटेशन हो जाएगी, क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को रोक रहे हैं हम, तो इसको कहते हैं डिसइनहिबिशन। सही बात। तो एक थोड़ी सी स्टेट ऑफ डिसइनहिबिशन भी आती है जिसमें पेशेंट बड़ा एक्साइटेड और रिफ्लेक्सेस भी बढ़ जाते हैं और मतलब खुश रहना शुरू होता है। बेसिकली अल्कोहल में भी आपको पता है जब अल्कोहल वगैरह पीती है तो थोड़ा सा टाइम ऐसा आता है जिसमें पेशेंट बड़ा खुश सा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, और उसके बाद डिप्रेशन का फेज आना शुरू होता है। अच्छा जी, तो एनाल्जीसिया हो गया, स्टेज 2 में डिसइनहिबिशन हो गई। फिर स्टेज 3 में आगे पास आ गया सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसके अंदर जनाब वाली रेस्पिरेशन वगैरह बड़ी रेगुलर हो जाती है, पेन रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं, अनकॉन्शियसनेस होना शुरू हो जाती है। अब आप प्रॉपर सर्जरी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और स्टेज 4 फिर कुछ ज़्यादा काम आगे निकल गया, उसमें मेडुलरी डिप्रेशन, यानी आपका जो मेडुला होता है जो रेस्पिरेशन वगैरह कंट्रोल कर होता है, वही डिप्रेस हो जाता है। तो इसमें रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ये उल्टा कम होना शुरू होती है। तो हमें कोई ना कोई मैकेनिकल सपोर्ट, कोई ना कोई वेंटिलेटर, किसी ना किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सही होगी बात। डिसइनहिबिशन वाले में रेस्पिरेशन थोड़ी सी इरेगुलर हो गई थी, सर्जिकल में दोबारा रेगुलर हो गई और इसमें डिप्रेस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो स्टेजेस है ना, थोड़ी बहुत वाकफियत इनसे भी आपको पहले से है। बेंजोडाइजेपिन वाला चैप्टर में आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था। ये देखो नीचे हमने डिसइनहिबिशन का जिक्र किया हुआ था, ठीक है। अब चलो एनाल्जीसिया का भी पढ़ लिया। एनाल्जीसिया फिर डिसइनहिबिशन, फिर इसी तरह से एनेस्थीसिया हमने कहा था हो जाता है, जिसको यहाँ पे सर्जिकल एनेस्थीसिया का नाम दिया हुआ है। फिर मजीद ऊपर जाए मेडुलरी डिप्रेशन,
फिर मैं कहता मजीद डोज बढ़ा तो कॉमा में चला जाता है, डेथ हो जाती है। अब ऑल्दो यहाँ पे कॉमा डेथ का जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन ये स्टेजेस भी थोड़ी बहुत आपको पहले पता थी। ऑलराइट, एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल्स के अंदर सीधी सी बातें यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह की सर्जरी कर रहे हैं, इस पर डिपेंड कर रहा होता है कि कितना ज़्यादा एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट को भेजना है। अब आई की सर्जरी हो रही है या कोई ईएनटी की सर्जरी हो रही है, तो उसमें आमतौर पर पूरी बॉडी को बिल्कुल बेहोश करना जरूरी नहीं होता, तो उसमें हम लेते हैं कॉन्शियस सेडेशन कर लेते हैं। कॉन्शियस सेडेशन के अंदर पेशेंट जो होता है उसकी जिस जगह सर्जरी वहाँ तो पेन नहीं होगी ना उसको, जाहिर सी बात है, लेकिन वो होता होश में है, सांस वो खुद ले रहा होता है और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को भी थोड़ा बहुत सुन सकता है, ठीक है। तो अगर आप जब आपकी रोटेशन लगेंगी तो आप लोग देखते हैं कि बाजू का सर्जरी में डॉक्टर पेशेंट से कह भी रहे होते हैं कि बाबा जी मुंह खोल के रखना है, बाबा जी हाथ पीछे रखें, हाथ ना लगा, इस तरह की बातें कमांड्स दे रहे होते हैं। तो वो कॉन्शियस सेडेशन में होता है, पेशेंट कुछ ना कुछ बातों को सुन रहा होता है, सही होगी बात। और फिर अगर बहुत ही कोई बाईपास सर्जरी या कोई बड़ी किस्म की ऑपरेशन करना है आपने, तो उसमें फिर हम लोग प्रॉपर टका के डोज दे देते हैं। पेशेंट जो होता है वो एक एनेस्थेटिक स्टेट में चला जाता है। इसमें क्या क्या कुछ करते हैं, इंट्रावेनस ड्रग देते हैं पहले तो, कि पेशेंट एक दो तो चला जाए बेहोशी में। फिर इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स देते रहते हैं, उसको पाइप लगाते हैं मुंह के अंदर, जिससे वो सांस जो ले रहा था उसमें भी कुछ ना कुछ एनेस्थीसिया जा रहा था, ताकि पूरा बेहोश ही रहे वो सर्जरी के दौरान। और फिर इसी तरह न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स भी उसको दे रहे होते हैं। अच्छा, अब इस सारे के दौरान डर ये भी होता है कि यार ये ना हो कि वो ज़्यादा सांस ले ले, ज़्यादा इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स हो जाए और वो पेशेंट बेचारा अल्लाह को प्यारा ही हो जाए। तो वाइटल साइंस की मॉनिटरिंग साथ चल रही होती है सर्जरी के साथ। को पता है जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होता है वो यही देख रहा होता है कि जनाब वाली वो कितनी, उसकी पल्स कितनी आ रही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है, ये वो चीज़ें। और ईईजी मॉनिटरिंग भी बड़ी ज़रूरी होती है, साथ साथ हम लोग सारा कुछ चेक कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल्स। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोटोकॉल्स तो इतनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनाब वाली ओवरऑल तो आपको पता है इनहिबिशन ही करनी है हमने, ठीक है। एक बात उन्होंने आपको बताइए कि कुछ काम ऐसा करते हैं कि थ्रेश होल्ड ऑफ फायरिंग ऑफ सीनस न्यूरॉन्स इंक्रीज कर जाता है। आपको पता है एक्शन पोटेंशियल एक थ्रेश होल्ड पर जाके प्रोड्यूस होता है, तो अगर हम थ्रेश होल्ड को बढ़ा देंगे, इसका मतलब है एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि कम एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होंगे, यानी कि ब्रेन थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएगा। अब इसके लिए कौन कौन से मैकेनिज्म यूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा, एक बात उन्होंने की है कि भाई इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स की पोटेंशियल बड़ी अच्छी है, लिपिड सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड कर रही होती है। ये फार्माको काइनेटिक्स की बात है, तो इसको गोली मारे बाद में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे हम क्या ये रहे थे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होते हैं हमारे पास। एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेंजोडाइज़ेपिन और बारबिटूरेट्स का हमने पढ़ा था कि वो गाबा को प्रमोट कर रहे होते हैं। गाबा को प्रमोट करने से क्या होता है हमें पता है कि ये आपके पास आ गया जी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये आ गया जी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि समझाना भी तो है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो गाबा वाला रिसेप्टर होता है। गाबा वाला रिसेप्टर क्या करता है, जब भी गाबा आता है तो वो क्लोराइड को एंटर करवा देता है। क्लोराइड एक नेगेटिव आइन है, जिसकी इसकी एंट्री की वजह से मेम्ब्रेन जो है वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी। ज़्यादा पोलराइज होने का मतलब है कि थ्रेश होल्ड इंक्रीज कर गया, सही है, थ्रेश होल्ड इंक्रीज कर गया। अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गाबा के एक्शन को प्रमोट करता है, यानी गाबा रिसेप्टर के थ्रू काम करता है आपके पास बेंजोडाइज़ेपिन्स और बारबिटूरेट्स। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। अब बारबी है तो कुछ लोग बारबी के साथ डेट पे चले जाते हैं। ओहो, इटोमी डेट मैंने कहना था, सच इटोमी डेट, ठीक है। आप ना डेट पे जाना बुरी बात। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार डेट पे का जाना, प्रॉपर प्रपोज कर लो, अपने ताल्लुक को मेंटेन कर लो। तो प्रपोज से मुझे याद आ गया प्रोपोफोल। ये सारे होते हैं, ये गाबा के थ्रू ही अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर रहे होते हैं। वैसे कौन किस तरह से कर रहा है इतना मुश्किल नहीं होगा इसको याद रखना आपके लिए। एनीवेज, इटोमिडेट प्रोपोफोल सारे गाबा के थ्रू काम कर रहे होते हैं, सही होगी बात। अच्छा, फिर एक और भी आगे पास रिसेप्टर होता है जिसको हम NMDA रिसेप्टर कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जब ग्लूटामेट आके लगता है तो ये एंट्री करवाता है कैल्शियम की। अब कैल्शियम पॉजिटिव है, जारी बात है कैल्शियम एंटर होगा तो उससे तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। तो अगर हम इस चैनल को किसी तरह इनहिबिट कर लें तो भी जारी बात है हम लोग CNS की डिप्रेशन कर लेंगे तो भी एक्शन पोटेंशियल को कम कर सकते हैं। तो यही वो बात कर रही है कि जो केटामाइन है आपके पास, उसका मैकेनिज्म एक्शन होता है कि वो NMDA रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, सही होगी बात। ये जो सारे थे ना, ये सारे वैसे इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स हैं, ये भी और केटामाइन भी, सही होगी बात। जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स होते हैं, जो हमने पार्ट 2 की वीडियो में पढ़ने हैं इंशाल्लाह, उनका थोड़ा सा मैकेनिज्म फ़र्क किस्म के हैं। तो निकोटीनिक जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, आपको पता है ना, मस्टीनिक भी होते हैं, निकोटीनिक भी होते हैं। तो निकोटीनिक रिसेप्टर्स को वो इनहिबिट कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक और आपके पास होते हैं लाइगेंड गेटेड ग्लाइसिन के चैनल्स, ये भी गाबा की तरह ही होते हैं। जिस तरह गाबा के लगने पे क्लोराइड की एंट्री होती है ना, तो उन चैनल्स में ये होता है कि ग्लाइसिन के लगने से क्लोराइड की एंट्री होती है। तो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स उनके ऊपर काम करते हैं, उनको प्रमोट वगैरह करते हैं। ये बात होगी आगे बात। अच्छा, अब बड़ी मज़े की बात करें, वो कह रहे हैं कि बॉडी के मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ न्यूरॉन्स की हो सकता है कहीं के न्यूरॉन्स पहले इनहिबिट हो जाए, कहीं के न्यूरॉन्स बाद में इनहिबिट हो। तो डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन हैव डिफरेंट सेंसिटिविटीज जनरल एनेस्थेटिक्स। अब ब्रेन के वो रीजन्स जो कि पेन को कंडक्ट कर रहे होते हैं, उनमें एक्शन पहले होता है, उनमें इनहिबिशन जल्दी हो जाती है, ठीक है।
और मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन याद है, ये बेसिकली वेकफुलनेस में रोल प्ले करता है, आप जाग रहे हो या सो रहे हो इसमें रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे देर से इनिबिशन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एनाल्जेसिया पहले हो जाएगा, पेन फील होना खत्म, ये काम पहले हो जाएगा और बेहोशी बाद में आएगी। तो पहले पढ़ा, अभी पढ़ा तो है यार, एनाल्जेसिया पहले आता है, कॉमा बाद में आता है। तो यही बात को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ एरियाज में इनिबिशन जल्दी हो जाती है ब्रेन के, कुछ एरियाज में इनिबिशन थोड़ी देर से होती है। तो आगे इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में हम लोग इनहेल्ड एलेसाइटिस का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है ये, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी एग्जांपल से डिस्कस करूंगा, जरूर देखनी है आपने। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।